जय हिंद दोस्तों। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 जुलाई और दोस्तों आज की चर्चा में हम 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, इश्यूज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, इंडियन सोसाइटी, GS1 का कंपोनेंट है। तो जैसे आप जानते हैं अभी रिपोर्ट आई है, यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट। कल यानी कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है यूएन के द्वारा जो रिलीज करी गई है, यहाँ पे बात करेगी कि इंडिया जो है, इंडिया विल बिकम एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज वेल एज फार एज बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज कंसर्न। तो इसमें क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या ट्रेंड्स इस रिपोर्ट में आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों एक आर्टिकल है जो कि सोनल दे देसाई ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, अगेन इसी रिपोर्ट से ओरिएंटेड है। तो वो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से, उसको हम एनालाइज करेंगे। फिर दोस्तों सुमन बेरी जी जो कि वाइस हमारे चेयरमैन हैं नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, उन्होंने आर्टिकल लिखा है अ सूटेबल इंटरमीडियरी, जहां पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि नीति आयोग को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अभी हाल ही में वो वाइस चेयरमैन अपॉइंट करे गए थे। और दोस्तों अंत में एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो हिंदू में आया है, जो कि बात करता है, देखिए बैंक में घोटाले कोई नई बात तो नहीं है, कितने सारे बड़े उद्योगपति है, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के ठग के बाहर चले जाते हैं और वो बाहर बैठे रहते हैं, है ना। कहते हैं कि भाई कानून के हाथ बहुत लंबे हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। बट बहरहाल ये जो कल्चर है बैंक्स में, जो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो बैंक्स यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कैसे दिखा सकते हैं और क्या और वो मेजर्स उठा सकते हैं जिससे जो प्रोसेस है ड्यू डिलिजेंस का वो स्ट्रेंथन हो सके। तो ये सब बातें यहाँ पे करी गई हैं। बाकी दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग का, तो यदि दोस्तों आपने वो नहीं ज्वाइन किया तो आई विल हाईली रिकमेंड टू यू कि आप प्लीज़ वो ग्रुप ज्वाइन करिए। बिकॉज ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वीडियो में एट द एंड ऑफ द डे, वो आपको जो उसका आंसर है इस टेलीग्राम ग्रुप में आपने पोस्ट करना होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, राइट। जो बेस्ट आंसर है वो आपके साथ शाम को डिस्कस किया जाता है, टेलीग्राम के ग्रुप में पिन भी करा जाएगा। और साथ में एक नया फीचर है कि मॉडल आंसर को भी हम आपके साथ ग्रुप में शाम को 6 बजे पिन करेंगे। अब नाउ द थिंग इज हाउ डू यू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। नाउ प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दोज ऑफ यू जो अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखेगा। यदि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक्सेस मिलेगा। यदि नहीं मिलता तो आपने इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है और आपको हमारी तरफ से ऐड किया जाएगा। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर जो कल क्वेश्चन पूछा था इंडिया श्रीलंका के कंटेक्स्ट में, तो वो वंस अगेन शशांक शेखर का है। वेरी वेल डन शशांक, मनमीत मैम ने आपका आंसर सेलेक्ट किया था। सो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, एज ऑलवेज आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है। आई अज्यूम, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी स्पीड भी अपनी इंप्रूव करी है। आई थिंक आपने शायद थोड़ा कम टाइम में आंसर लिखा है। तो काफ़ी वेल बैलेंस्ड आंसर है। इसमें थोड़ा सा मेरे को लगा जैसे कंक्लूजन जो है, जो वे फॉरवर्ड आपका एंडिंग है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो गुड। आपने जो रीजंस बताए हैं फॉर डिस्ट्रेस वो भी काफ़ी अच्छा आपने मेंशन करा है। क्या इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर वो भी सही है। चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस वाले जो पॉइंट्स हैं, ये शायद थोड़ा सा अगर हम इसको ना भी लिखें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अदरवाइज अ वेरी वेल रिटन आंसर शशांक, वेरी वेल डन। और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे हैं, शशांक हैं, आकाश हैं, सुमित हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं। तो ये पेयर टू पेयर रिव्यू, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, बहुत हेल्दी बात है। एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रैक्टिस मिल रही है, यहाँ पे हमको लॉन्च पैड मिल रहा है। अब ये जो हमारी प्रैक्टिस है, ये जो हमारी कोशिशें हैं, जो हम आंसर्स रोज़ लिख रहे हैं, यही हमको आगे जाके बहुत मदद करेंगे। और आप देखते रहिए सारे के सारे बच्चे जो आंसर्स लिख रहे हैं, ऐसे आप अगर चलते रहे 2-3-4 महीने आप आंसर्स लिखते रहे तो आप सब बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे आंसर राइटिंग में। सो वंस अगेन अ वेरी वेल डन। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की जो चर्चा है रीडिंग यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन का एक आर्टिकल है। देखिए यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, देखिए ये जो पॉपुलेशन डिवीजन है यूएन के द्वारा, ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है, ये 1951 से निकाली जा रही है, 2 साल में एक बार निकाली जाती है, ठीक है। अब देखिए अब दिस इज डन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट जो न्यूली रिलीज नेशनल डेटा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी पीछे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के चलते हमारे पास भी डेटा आया था, जहाँ पे हमने फर्टिलिटी की बात करी थी कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इंडिया की बात करें 2.12 के आसपास है, कम हो गया है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेशो है, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन है, इंटर स्टेट माइग्रेशन है। तो ये सब यार्डस्टिक्स जो हैं ये लिए जाते हैं, नोट किए जाते हैं वाइल डिजाइनिंग दिस रिपोर्ट।
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस 2022 एडिशन, यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया चाइना को सरपास कर देगा एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। और अभी कुछ ही महीनों में, 3-4 महीनों में जो दुनिया की आबादी है वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डेटा देखते हैं। देखिए, हम 1990 से लेके 2050 तक का अगर यहाँ पे हम डेटा स्टडी करें तो नंबर 1 पे चाइना 1990 में भी था, 2022 में भी नंबर 1 पे था। अब अगर हम 2050 की बात करें तो 2050 पे नंबर 1 पे इंडिया होगा, यानी कि लगभग 160-170 करोड़ हमारी आबादी रहेगी। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे अभी तो इंडिया है एज ऑफ 2022, लेकिन नंबर 2 पे टुवर्ड्स 2050 चाइना हो जाएगा। यूएस हैज बिन एट द नंबर 3 पोजिशन फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स, और 2050 में भी यूएस नंबर 3 पे रहेगा। इंटरेस्टिंगली नंबर 4 की बात करें दोस्तों, अगर हम 2050 की बात करें, बहुत सारी जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या शालवी से जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, खैर नाइजीरिया को हम इतना ज़्यादा लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में नहीं मान सकते हैं, बट इंटरेस्टिंगली नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया वुड बी एट नंबर 4, यानी कि नाइजीरिया की अगर आबादी, अगर हम 2022 की बात करें, आज लगभग 216 मिलियन है। 2050 में ऑलमोस्ट 375 मिलियन, तो डबल तो नहीं कह सकते बट ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हम कह सकते हैं इंक्रीज होगी जो आबादी है नाइजीरिया की। देन पाकिस्तान इज एट नंबर 5 प्रेजेंटली एज वेल, एंड पाकिस्तान विल बी एट नंबर 5 बाय 2050 ऑल्सो, राइट। अगर हम दोस्तों बात करें नंबर 6 पे रहेगा इंडोनेशिया, तो अभी तो नंबर 4 पे इंडोनेशिया है। ब्राजील की बात करें, ब्राजील इज एट नंबर 7, ब्राजील विल कंटिन्यू टू बी एट नंबर 7। देन दोस्तों हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अभी जो है वो नंबर 8 पे है, लेकिन बांग्लादेश चले जाएगा नंबर 10 पे। ना अगर हम देखें, आंकड़ों को देखें तो नंबर्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की आबादी जहां पे 170 मिलियन थी अब 204 मिलियन हो जाएगी, बट परसेंटेजेस के मामले में जो ग्रोथ रेट होगा बांग्लादेश में वो कम रहेगा। इंटरेस्टिंगली रशिया को देखिए आप, देखिए दोस्तों, रशिया 1990 में भी आबादी रशिया की 148 मिलियन, 2022 में भी 145 मिलियन, और 2050 में भी अराउंड अबाउट 133 मिलियन। तो बहुत एक कंसिस्टेंट रेंज में रशिया की पॉपुलेशन होवर कर रही है, राइट। तो अब रशिया तो टॉप 10 में नहीं आ रहा डेफिनेटली, राइट। उसके बाद दोस्तों बात करें टॉप 10 में कौन से आ रहे हैं, कॉन्गो आ रहा है, इथोपिया आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50% से ज्यादा जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो यानी कि अगर ग्लोबल पॉपुलेशन टुवर्ड्स 2050 अगर 10 बिलियन के आसपास होगा, 10 या 11 बिलियन के आसपास होगा, तो 50% ज्यादा जो ग्रोथ रेट होगा वो इन 8 देशों में मिलेगा। तो वो कौन से देश होंगे, कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें उसी तरह से, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन बाय बर्थ एंड डेथ, अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर हम बर्थ रेट की बात करें, चलो अभी हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। अब देखिए चाइना में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी कितने लंबे अरसे से चलते आ रही है, अब उसके चलते डेफिनेटली चाइना की आबादी भी कम हो रही है। चाइना में जो अभी आबादी है वो यंग पॉपुलेशन कम है, जो एल्डरली लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस तरह का फिनोमेना हम जर्मनी में भी देखते हैं, जापान में भी देखते हैं, डेवलप्ड देशों में भी देखते हैं। आने वाले समय में जो बर्थ रेट है वो और कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय 2100 बर्थ रेट कितना नीचे जा रहा है। तो समहाउ जो बर्थ रेट जो पीक करा था वाज इन द डेकेड बिटवीन 2000-2010, एंड एट द सेम टाइम अगर हम डेथ रेट की बात करें तो दोस्तों जो डेथ रेट है तो वो पहले बढ़ेगा और उसके बाद आफ्टर 2080 तो डेथ रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ है नीचे को जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप्स, तो मोटे तौर पे जो इस रिपोर्ट में बात सामने आई है वो ये है कि जो बच्चे 14 साल की उम्र तक के हैं या जो बच्चे 15 साल से, यानी कि जो बच्चे 24 साल की उम्र तक के हैं, उनकी जो आबादी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। देखिए आज के टाइम पे एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस हो रही हैं। आज के टाइम पे किसी ज़माने में पेरेंट्स 20-21 साल की उम्र में बच्चों की शादी करा देते थे, आज के टाइम पे 35-36 की उम्र में भी लोग शादी नहीं कर रहे हैं। अब चलो शादी लेट हो रही है तो बच्चे भी कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बर्थ रेट है, बहुत बड़ा कारण बर्थ रेट कम होने का ये भी है, फर्टिलिटी रेट कम होने का ये भी, कि लोग शादियां लेट कर रहे हैं। लेकिन जो आबादी है, जो प्रोडक्टिव यानी कि जो पॉपुलेशन होती है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 25 साल की उम्र से लेके 64 साल की उम्र तक, वो जो फिगर है, वो जो रेशो है वो बढ़ता रहेगा इवन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, ठीक है। अगेन आफ्टर 2050 हम डिप देखेंगे उस
जो उस रेशो में भी जो यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन बिटवीन दी एज ग्रुप ऑफ 25 to 64 ईयर्स है, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिक्रीज देखेंगे, लेकिन 2050 तक तो वो जो फिगर है वो बढ़ता रहेगा। और अगर हम बात करें 65 प्लस पॉपुलेशन की यानी कि सीनियर सिटीजन्स की, तो ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज अगर हमारे यहाँ पे युवा लोग कम हो रहे हैं, चलो अभी तो 2050 तक, जैसे आप इसमें ग्राफ में भी देख पा रहे हैं, 2050 तक तो पीक करेगा, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का फिगर है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी और बढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए बर्थ रेट कम हो रहा है। तो अगर सीनियर सिटीजन्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, पेंशन पॉलिसीज़ हैं ओरिएंटेड टुवर्ड सीनियर सिटीजन, सरकारों को वो भी बहुत इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है, सो दैट जो सोशल सिक्योरिटी है सीनियर सिटीजन्स की वो बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो आंकड़े सामने आए कि तो जो आबादी होगी बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, दैट वुड बी अराउंड अबाउट 10 बिलियन to 11 बिलियन। पेस, नाउ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, तो चलो 8 बिलियन तो अभी बता रहे हैं कि 15 नवंबर 2022 तक जो आबादी है 8 बिलियन क्रॉस कर जाएगी, वाइल द नंबर्स माइट इंक्रीज कि चलो 10 बिलियन हो रहा है, लेकिन अगर हम परसेंटेजेस की बात करें तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस वो स्लो डाउन कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खास करके अगर हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, उनकी जो आबादी है दैट इज गोइंग टू डबल इन द नेक्स्ट शैल वी से 30 ईयर्स। और जो ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें, द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन विच इज 65 ईयर्स और अबव, दैट इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 10% आज के टाइम पे टू 16% इन 2050, ठीक है। तो इसके कारण सरकारों को इस तरह के प्रोग्राम्स अडाप्ट करने बहुत जरूरी हैं, खास करके एजिंग पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद हम बात करें फर्टिलिटी की, तो देखिए इंडिया में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अभी पीछे न्यूज़ में भी आया था, पीछे जो NFHS सर्वे हुआ था, उसके चलते हमारा जो TFR है वो 2.1 है। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं हमारी, साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो 65 प्लस है। आने वाले टाइम में और ये फिगर इंक्रीज करेगा 65 प्लस पॉपुलेशन का। जो TFR है साउथ इंडियन स्टेट्स में, तो वो 2 से भी नीचे है। लेकिन अगेन एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है सेंट्रल इंडिया में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार, यूपी, MP, तो यहाँ पे भी TFR जो है थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं हुआ लेकिन कम हो रहा है। तो यानी कि आने वाले समय में जो मोस्टली जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जो प्रोडक्टिव जो वर्किंग पॉपुलेशन रहेगी, वो कहाँ से रहेगी, वो सेंट्रल इंडिया में से रहेगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद नाउ कंट्रीज दे नीड टू इन्वेस्ट इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज देखिए अगर 24 साल की उम्र से लेके 64 साल की उम्र के लोगों की जो आबादी है वो बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनकी स्किलिंग के लिए। ह्यूमन कैपिटल है तो चाहे वो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, तो ये बात हमको इंश्योर करनी पड़ेगी। तो आज जो बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, तो आने वाले टाइम में 12-13 साल के बाद ही वो 24-25 साल का होगा, आने वाले 12-15 सालों में ही उसको नौकरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा आज 10 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। और एक और बात है, जो माइग्रेशन, अब हाई इनकम कंट्रीज़ की बात करें, यानी कि अगर हम डेवलप्ड देश जो है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, जापान है, तो यहाँ पे तो वैसे ही जो आबादी है वो ज़्यादातर जो है वो जो सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, 65 प्लस वाले जो कैटेगरी के लोग ज़्यादा आते हैं, तो इनको ज़रूरत है युवाओं की, ठीक है। तो जो माइग्रेशन होगी आने वाले टाइम में, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई इनकम कंट्रीज में देखने को मिलेगी, वो माइग्रेशन के कारण होगी। ऑफकोर्स अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम सीरिया है, इराक है, अब वहाँ पे वायलेंस है, कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब उसके कारण भी बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। श्रीलंका में देख लो भी क्या हाल हो रहा है, तो श्रीलंका में भी श्रीलंका इज ऑल्सो वेरी यूथफुल कंट्री। अब फॉर एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में तो जो मीडियन एज है पॉपुलेशन की वो 18 साल है। यहाँ पे हम कहते हैं कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति 26-27 साल का है, लेकिन अफगानिस्तान में 18 साल की उम्र है। तो बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो आने वाले समय में रोजगार की तलाश के लिए हाई इनकम कंट्रीज में जाएंगे, और उन हाई इनकम कंट्रीज में उनका पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण क्या बनेगा, इन युवाओं का अपने देशों में से माइग्रेट करना। चलिए सो दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस को आगे देखते हुए अगर हम यहाँ पे और देखें, देखिए दोस्तों अगेन अब जहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं बिलियंस में, तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि बाय 2050 वी विल रीच द टारगेट ऑफ 10 बिलियन। तो इन नंबर्स तो ये चीज़ इंक्रीज कर रही है, बट इन परसेंटेजेस यहाँ पे हम डिक्लाइन देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए जो परसेंटेजेस हैं, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज की बात करें, ग्लोबल परसेंटेज की बात करें, वो बहुत कम हो रहा है, बिकॉज प्राइमरली फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है अक्रॉस, और ये सिर्फ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा, दिस ट्रेंड इज विजिबल अक्रॉस द ग्लोब। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो सामने आई है वो ये है
जो कि हम अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें, देखिए सब सहारन अफ्रीकन को देखिए आप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया को देखिए, सेंट्रल एंड साउथ एशिया को देखिए, राइट, ओशियानिया रीजन को देखिए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को देखिए। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा फर्टिलिटी रेट था 1990s में, 6.3, 4.4, 4.3, और लेकिन टुवर्ड्स 2050 कितना कम हो रहा है जो प्रोजेक्टेड यहाँ पे रिपोर्ट्स बता रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंकरेजिंग, वेरी वेरी इंकरेजिंग। बट ऑल्सो जो अगेन आई रिपीट कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम कहते हैं हार्नेस करना होता है हमने 24 साल की उम्र से लेकर 64 साल की उम्र का, वो इसी रीजन में से आएगा, सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एट्सेट्रा। चलिए, तो देखिए अगर हम इंडिया का जो डेटा देखें तो इट इज़ क्लियर दैट जो पॉपुलेशन है 24 साल की उम्र तक की, वो दैट विल डिक्लाइन बिकॉज फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करेगा, राइट। अब 65 प्लस कैटेगरी, देखिए दोस्तों आज के टाइम पे अब जॉइंट फैमिली का तो ज़माना नहीं रहा, हम साथ साथ हैं वाले, अब वो जो मूवीज़ आती थी 90s में, उस तरह का तो ज़माना आज के टाइम पे नहीं रहा, ठीक है। आज के टाइम पे लोग थोड़ा, जैसे वेस्टर्न ट्रेंड है इंडिविजुअलिज्म का, है ना, कि लोग अपना मी टाइम चाहते हैं, अपनी खुद की स्पेस चाहते हैं, तो लोग आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरह रह रहे हैं। अब देखिए अगर आने वाले समय में आबादी बढ़ेगी, प्रोडक्टिव जो यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन की आबादी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि टुवर्ड्स 2050 या टुवर्ड्स 2040 उनका जो मोस्टली जो टाइम जाएगा वो अपने काम धंधे में जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख पाएंगे, और क्योंकि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है तो डेफिनेटली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनके बच्चे भी कम होंगे, ठीक है। यानी कि अगर 65 प्लस के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी कम होंगे उनका ख्याल रखने के लिए। तो इसके कारण बहुत ज़रूरी रहेगा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकारों के द्वारा, उस पर बहुत एम्फसाइज करने को यहाँ पे इस आर्टिकल में बात करेगी। दैट इज गोइंग टू बी बिग चैलेंज फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अब कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया की आबादी 170 करोड़ होगी, 180 करोड़ होगी कि 200 करोड़ होगी। कंसर्न है क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। जो लोग अभी जिंदा रहेंगे आने वाले टाइम में, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कैसा होगा, फोकस क्या होगा। देखिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास आज है, इसको हम आज हार्नेस कर सकते हैं। ये हर एक नेशन के पास आता है, ये हर एक नेशन की एक उनकी डेस्टिनी में एक फेज आता है जहाँ पे उनकी जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनके फेवर में रहती है। आज ये हमारे पास मौका है, तो इसको हार्नेस करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इंश्योर करना पड़ेगा कि कैसे हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी से तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होगा ना। और स्किलिंग पे यहाँ पे बहुत एम्फेसिस देना जरूरी होगा, खास करके फॉर द पॉपुलेशन बिटवीन 25 to 64 एज ब्रैकेट। फिर दोस्तों अगला जो आर्टिकल है, ये भी छोटा सा आर्टिकल है, द मिसिंग वुमेन। यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस करे गए हैं फ्रॉम दिस यूएन रिपोर्ट, फ्रॉम द यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट। एक तो बात आती है मैसिव वर्कफोर्स की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये बात तो सिद्ध हो गई है कि लगभग दुनिया भर में जो 20% जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी तो वो इंडिया में से ही होगी, यानी कि 1 in 5 वर्किंग एज पर्सन्स विल बी लिविंग इन इंडिया। तो इसका मतलब इसमें से काफ़ी औरतें भी होंगी, ठीक है। लेकिन आज के अब देखिए बहुत बार हम ये बात डिस्कस भी करते हैं कि अगर औरतें भी कंट्रीब्यूट करें, अगर हम अपने फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी ग्रोथ में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बहुत बार पहले भी हमने बात डिस्कस करी है। अब आज के टाइम की बात करें तो ओनली अबाउट 30% ऑफ द वुमेन हु आर एज्ड 15 एंड अबव दे आर एम्प्लॉयड। कोई छोटा मोटा वो काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस में है या फैमिली फार्म्स में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले समय में फर्टिलिटी रेट्स डिक्लाइन करेंगे और हम मैसिव वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर में से 20% जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी वो भारत में होगी और डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी भी होगी, एजुकेशन लेवल्स भी अगर इंक्रीज करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो इंडियन वुमेन है वो भी कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। इवन दे वुड वांट टू वर्क सो दैट दे कैन आल्सो फाइंड सूटेबल जॉब्स। तो वी हैव टू इंश्योर कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सके। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स। तो डेफिनेटली देखिए दोस्तों, जो अभी तो देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स में जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो काफ़ी नंबर 1 पे आते हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स हों या अगर हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, ठीक है। कोस्टल स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। लेकिन अब अगेन आने वाले समय में ये जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स यानी कि 65 प्लस पॉपुलेशन ज़्यादा होने वाली है। और जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है 25 to 64 वाली, वो कहाँ से आने वाली है? यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो अब बहुत अच्छी बात है वाली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके चलते बहुत ज़रूरी रहेगा कि कैसे इंटर स्टेट माइग्रेशन से डील किया जा सकता है। देखिए अभी हमने देखा पैंडेमिक आया,
नाउ अब देखिए पूरी दुनिया में इस तरह का माइंडसेट है कि पता नहीं अगला अगला पैंडेमिक कब आए। अब देखिए जरूरी तो नहीं कि अगला पैंडेमिक 100 साल के बाद आए, लेकिन अभी हमने देखा जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, अब कल को कोई और नई मुसीबत आए, कुछ भी हो, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कैसे हम ये इंटर स्टेट माइग्रेशन का जो इशू है, जबकि पता ही है कि आने वाले समय में ज़्यादातर जो कि डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से बच्चे आएंगे काम करने के लिए, तो उस बात का जो जो कैसे उसका इंतज़ाम किया जाएगा उनकी। अब देखिए यहाँ पे अगेन अर्बनाइजेशन के ऊपर एजेंडा आ जाता है, ठीक है, अर्बन गवर्नेंस का एजेंडा आ जाता है कि अगर जो बाकी लोग हैं आप एस्पिरेशंस लेके डेवलप्ड स्टेट्स में आना चाह रहे हैं तो कैसे उनका देखभाल किया जा सकता है, कैसे उनको हाउसिंग प्रोवाइड की जा सकती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और चेंजिंग इंटरजेनरेशनल रिलेशन, तो यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है कि देखिए बाय 2050 अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी ऑफ वर्किंग एज। और हमको ये भी पता है कि 65 प्लस की जो पॉपुलेशन है, 65 प्लस जो पॉपुलेशन फिगर है वो भी बढ़ने वाला है आफ्टर 2050। तो जो बूढ़े पेरेंट्स हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? जब बच्चे तो बाहर अगर काम करने जा रहे हैं तो उनका पीछे से ख्याल कौन रखेगा? अब या तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन रखें जो कि सीनियर सिटीजन्स के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, लेकिन वो भी तब होगा अगर फर्टिलिटी रेट तो देखिए डिक्लाइन कर रहा है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी कम होंगे। तो अगेन वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है दैट द गवर्नमेंट्स विल हैव टू बिल्ड मोर रोबस्ट सिस्टम्स ऑफ ओल्ड एज सपोर्ट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर दोस्तों अगला आर्टिकल बात कर रहे हैं सूटेबल इंटरमीडियरी। तो ये सुमन बेरी जी ने लिखा है जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। तो दोस्तों पहले बहुत ब्रीफली ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं नीति आयोग के क्या है। नीति आयोग को स्थापित हुए को भी 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रो पीपल यानी कि लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, ठीक है। प्रो एक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है कि जन भागीदारी को कैसे इंकरेज किया जा सकता है, ये भी नीति आयोग का एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात आ जाती है। इंक्लूजन ऑफ ऑल, जहाँ पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है। तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, ओबीसी हो। इक्वालिटी की बात आ जाती है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, और ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है। फिर दोस्तों कॉम्पोजिशन की बात करें नीति आयोग की, तो चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री जी हैं, वो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, ठीक है। अभी दोस्तों रिसेंटली सीईओ भी अपॉइंट करे गए नीति आयोग के, मिस्टर परमेश्वरन अय्यर, जो कि 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं, ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, सुमन बेरी जी, वो भी रिसेंटली मई में अपॉइंट करे गए थे, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉम्पोजिशन आ गया, यानी कि गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। फिर इसमें रीजनल काउंसिल्स आ जाती हैं, ठीक है। मेंबर्स आ जाते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि मैक्सिमम 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और अगर हम नीति आयोग में बात करें उसमें स्पेशल इन्वाइटीज़ भी रहते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं अपने फील्ड्स में से, जिनके पास डोमेन नॉलेज होती है। तो ये सब हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग आ जाता है। बहुत एक ब्रीफ आपको आइडिया नीति आयोग के बारे में देने के लिए। अब देखिए नीति आयोग को जब से इंसेप्ट करा गया है 2015 में, इसका फोकस क्या रहा है? कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो पहले इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके बना गया नीति आयोग, ठीक है जी। तो नीति आयोग ऑर्गेनाइज करता है एनुअल मीटिंग्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आते हैं उस मीटिंग में, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूटीज आते हैं। तो ये प्रमोट करता है इंटरसेक्टोरल कोई इशूज़ हैं, ठीक है, इंटर स्टेट इशूज़ हैं, सेंटर स्टेट इशूज़ हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। पर्पस क्या है? ये इशूज़ को डिस्कस करके रिजॉल्व करके कैसे जो है एक्सेलरेट किया जा सकता है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा। नाउ अब यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन दिए गए हैं, यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ प्रोपोजिशन सुमन बेरी जी ने दिए कि कैसे नीति आयोग और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है न्यू इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को। हम जो सपना देखते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं, $10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं, और सेंटर स्टेट्स रिलेशन को और कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। तो बहुत बेसिक बातें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एनहांसिंग द अलाइनमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत अच्छी व्हीकल है नीति आयोग। अब ये हमको पता है कि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की जहाँ पे बात होती है, अगर हम 8%, 9% सस्टेनेबल बेसिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले 10-15 सालों में देखना चाहते हैं, तो वो जब वो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो वो स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे बात आती है। तो स्टेट्स जो है अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, वो कहाँ पे होगी? स्टेट्स में होगी, शहरों में होगी। For India to remain one of the fastest growing major economies, states have to identify their strengths and their weaknesses also. तो नीति आयोग को ये फैसिलिटेट करना पड़ेगा इस तरह का डायलॉग, इस तरह का पीरियोडिक डायलॉग, जहाँ पे स्टेट्स एक दूसरे के साथ प्रोडक्टिवली इंगेज कर सकती हैं अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दोस्तों इनकम कन्वर्जेंस की बात आती है। देखिए दोस्तों अभी तो देखिए इनकम डिवाइड बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेट्स से अब देखिए हमने कल भी ये बात डिस्कस करी थी कि देश में कुछ 6 या 7 महानगरियाँ हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि देश में बहुत बड़ी बड़ी महानगरियां हो, है ना, इनकम कन्वर्जेंस हो। अब देखिए, अब सारी की सारी इनकम सिर्फ मुंबई में या अहमदाबाद में या सूरत में या हैदराबाद में या पुणे में तो नहीं हो सकती कंसंट्रेट, राइट। अब ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स ये बात हमारे सामने आई कि हाफ ऑफ इंडिया जीडीपी वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है बाय अ हैंडफुल ऑफ स्टेट, जैसे अब गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं। लेकिन अगर हमको ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक कोहेशन देखना है, अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ देखनी है विद इन द कंट्री, तो हमको इनकम कन्वर्जेंस अक्रॉस द स्टेट्स करना वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए नीति आयोग के लिए। और वो कैसे हो पाएगा? बाय इंप्रूविंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो गवर्नेंस के ऊपर बहुत यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस लेकर आ गया है। नाउ सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नीति आयोग बहुत किस्म के इंडेक्सेस निकालता है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्निशन की बात आती है। देखिए, मिजोरम इतना डेवलप तो नहीं है जितना डेवलप में भी केरल होगा या जितना डेवलप में भी गुजरात होगा, मिडिल इनकम स्टेट में आ जाता है। लेकिन उसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है? इट इज लोएस्ट एट 3 डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ्स। इंडिया का अगर हम IMR की बात करें कितना है? 28 है। तो जो सोशल आउटकम्स हैं उसको डीलिंक नहीं करना चाहिए विद द इनकम ऑफ सेवरल स्टेट्स। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब नीति आयोग जो इंडेक्सेस बनाते हैं उसमें जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उस पर एम्फोसाइज करते हैं, लेकिन सोशल आउटकम्स को डीलिंक नहीं करना चाहिए इनकम के साथ। ये यहाँ पे मैसेज वाइस जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो देना चाह रहे हैं। तो यानी कि जो स्टेट्स हैं जो कि सोशल इंडिकेटर्स पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिजोरम की बात करेगी कि वो IMR के इंडिकेटर पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके चलते उनको बेटर इंसेंटिवाइज मिलना चाहिए अगर वो सोशल आउटकम्स उनके ज़्यादा फेवरेबल हैं। ठीक है, MMR हो, IMR हो, या चाइल्ड स्टंटिंग जो रेट है वो कम है किसी राज्य में, ठीक है, एजुकेशनल रेट्स किसी राज्य में अच्छा है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। फिर बात करें दोस्तों इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस में, तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने 2018 में लॉन्च करा था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ADVs को कहते हैं, ठीक है, कि कैसे ये जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस उसको कैसे मीट किया जा सकता है। अब नीति आयोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स या जो, देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको नहीं इस प्रोग्राम के चलते रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन जो पॉलिसीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट करी जा रही हैं, अगर वही पॉलिसीज नीति आयोग इंश्योर कर सके कि वो ब्लॉक लेवल से ही इंप्लीमेंट करनी शुरू की जा सकती हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि कैटेगराइज नहीं करे गए थे एज दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, तो वो भी बहुत बेहतर बात रहेगी। तो जहाँ पे दोस्तों हम ADV की बात करें तो बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि 117 डिस्ट्रिक्ट चूज करे गए थे एज दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में, और इनको चूज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। ठीक है, इसमें से 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इफेक्टेड हैं बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज वेल। बट क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे वेस्ट बंगाल की, उन्होंने इस ADP प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन करने की बात करी, तो प्रोग्राम में रह गए सिर्फ 112 डिस्ट्रिक्ट्स इन 27 स्टेट्स। फिर दोस्तों अर्बनाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, अर्बन गवर्नेंस को लेके हमने पीछे काफ़ी बात करी है, ठीक है। देखिए, सिटीज़ दे फेस चैलेंजेस। अब देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, फ्लडिंग है ना, असम फ्लड्स को भी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्बन गवर्नेंस के ऊपर एम्फेसिस किया जाए। अब देखिए, अब GST के चलते तो वो जो पावर थी अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास रेवेन्यू मोबिलाइज करने की, वो भी नहीं है। तो डेफिनेटली जब तक रेवेन्यू मोबिलाइज करने की पावर अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास नहीं होगी, तब तक वो अपनी सिटीज़ को ज़्यादा बेटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एफर्ट्स टू एम्पावर एंड मेक लार्ज अर्बन लोकल बॉडीज आत्मनिर्भर, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। उसके लिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करना और अर्बन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिक बातें दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट बातें नहीं, बहुत बेसिक बातें इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करें। अंत में यहाँ पे बात करी गई है, ऑफकोर्स देखिए हमारी एस्पिरेशन है कि हम एक डेवलप्ड देश बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहते हैं, अमेरिका को ओवरटेक करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी नहीं भूल सकते हैं। हमने जिम्मेवारी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, हमने नेट जीरो के टारगेट भी अनाउंस करें टुवर्ड्स 2070। तो बहुत क्रूशल है कि हम डीकार्बनाइजेशन चैलेंज को भी मद्देनजर रखें, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करें विद द डीकार्बनाइजेशन टारगेट जो हमने सेट करे हैं। तो नीति आयोग को भी बहुत जरूरी है कि नीति आयोग भी इस पर्टिकुलर इशू को बार बार पीरियोडिकली इस बात के ऊपर बात हो सकती है, बात डिबेट की जा सकती है और इस बात का निगलेक्ट ना किया जाए। चलिए दोस्तों, लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो हिंदू में आया है, द स्कैम फॉल्ट लाइन इज डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग। तो इसमें से जरूरी बातें क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जो स्टोरी शुरू में दी गई है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है। जो मेन बात यहाँ पे क्या डिस्कस करी जा रही है, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम की बात करें। देखिए, बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश का उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है। नाउ अब देखिए, अब बैंकों में पैसा किसका है? आपका और हम लोगों का पैसा है वहाँ पे। अब देखिए, आए गए दिन ऐसे घोटाले होते हैं, स्कैम्स होते हैं। अब ये स्कैम्स बड़े बड़े बैंक मैनेजर्स हैं उनके नाक के नीचे से हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इस बड़े बड़े स्कैम्स हो रही हैं। नुकसान किसका हो रहा है?
नुकसान देखिए हम लोगों का ही हो रहा है, हमारे पैसे लोग लेके बाहर भाग रहे हैं। अब ये पैसा डिपॉजिट आपके और मेरे द्वारा किया जाता है, हम सिटीजन्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एनपीएस दैट बैंक्स अकर्स आर मेनली ड्यू टू बैड लोन्स एंड स्कैम्स, ठीक है। देखिए अब आपने चलो लोन लिया, आपने चलो बैंक में से आपने किसी कोई भी अमाउंट का लोन लिया, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, चलो वो बात समझ आती है, कोई बात नहीं, आप थोड़े टाइम के बाद अपना लोन वापस कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये जो एनपीएस बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज घोटालों के कारण, स्कैम्स के कारण, ठीक है। अब डेटा आरबीआई का ये बताता है कि 34% ऑफ द घोटालास ऑफ द स्कैम्स इन द बैंकिंग सेक्टर और आर ऑन द अकाउंट ऑफ द इनसाइडर्स। और ग्लोबल बैंकिंग फ्रॉड सर्वे केपीएमजी के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है। ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में नहीं है, बट ये दुनिया भर में एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी बन जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है। तो ये रिपोर्ट जो आरबीआई ने दिसंबर 2021 में रिलीज करी थी, तो आरबीआई का ये कहना है कि पिछले एक साल में सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में जो एनपीएस हैं वो और बढ़ गए हैं। तो कहाँ वो क्लोज टू 7% थे पिछले साल, और अब कहाँ वो 8%, तो ये बढ़ गए हैं। अब जो फ्रॉड्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो इस तरह के घोटाले होते हैं, वो या तो मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं जानबूझ के, देखिए अब ऐसा तो नहीं कि गलती से हो गए, है ना, जान के ही होते हैं, ठीक है। या कोई आउटसाइडर होता है, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल कोई आदमी होता है जो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करता है घोटाले करने के लिए, या कोई इनसाइडर होता है, ठीक है, उसको ब्राइब किया जाता है किसी आउटसाइडर के द्वारा, या मिलीभगत होती है इनसाइडर और आउटसाइडर की, यानी कि कोई बाहर से कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल कोई आदमी है जो कि रिश्वत दे रहा है बैंक के मैनेजर को, लोन डिपार्टमेंट में लोगों को, ठीक है, लोन्स पास कराने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लियरली ये बात तो सामने आती है कि ड्यू डिलिजेंस नहीं फॉलो की जाती है। इससे पहले कि जो लोन ग्रांट किया जाता है किसी को भी, तो ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं करी जा रही है ना। तो क्यों नहीं करी जा रही है, यहाँ पे ये बात आ जाती है। तो बैंक स्कैम्स की बात करें तो कुछ यहाँ पे स्कैम्स की यहाँ पे बात करेगी, नीरव मोदी स्कैम की बात हो, विजय माल्या की बात हो, आंध्रा बैंक फ्रॉड हो, ठीक है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम हो, रोटोमैक पेन स्कैम है, वीडियोकॉन का केस हो, इलाहाबाद बैंक स्कैम, तो ये हम बहुत बार न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। कितने हज़ारों करोड़ों में ये घोटाले हो चुके हैं। किसका पैसा है? हमारा पैसा है ये। तो राइजिंग एनपीएस की बात करें, देखिए अब बढ़ते एनपीएस के कारण क्या होगा? बैंक्स को नुकसान होगा, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक्स के एसेट्स का वो भी कम होगा। अब बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स कन्वीनियंस फीस जो आपके कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं कस्टमर से, कि अगर आपने कोई डेबिट कार्ड से, यानी कि अगर आपने नॉन ट्रेडिशनल तरीके से आप पेमेंट्स कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, आप मार्केट में जाते हैं, डेबिट कार्ड स्वाइप कराते हैं, तो आपको एक कन्वीनियंस फीस आपके ऊपर आपके अकाउंट में से काटी जाती है, बेशक वो 25 पैसे की फीस हो। वो क्यों काट रहे हैं? ये लॉसेस को मीट करने के लिए। अब आरबीआई का डेटा बताता है कि जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं, दिस अकाउंट्स फॉर नियरली 70% ऑफ द बैड लोन्स। तो देखिए इसका कारण क्या है? पुअर बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत पुअर है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में, ठीक है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, बहुत जेनरिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनपीएस की प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे सामने आए हैं, ठीक है। बैंक्स दे हैव टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, बहुत कॉशन के साथ उनको लोन देने से पहले सब पेपर्स जांच लेने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बैंक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत सतर्क रहना है जब इससे पहले वो किसी बहुत बड़ी कंपनीज को लोन दे रहे हैं, खास करके उन कंपनीज को या उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने बाहर से, फॉरेन से भी बहुत बड़े बड़े लोन लिए हुए हैं। तो अगेन ड्यू डिलिजेंस की यहाँ पे बात आती है। फिर यहाँ पे बात सजेस्ट करेगी कि रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि बैंक के लोन डिपार्टमेंट में है। अब अगर लोन डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर लेट्स से 5-6 एम्प्लॉयज़ है जो कि 20 साल से लोन डिपार्टमेंट में लगे, लेट्स से एसबीआई के लोन डिपार्टमेंट में है, तो फिर डेफिनेटली फिर सेटिंग करना, उनको पैसे खिलाना, ये सब कुछ करना, ठीक है, ये बहुत आसान रहता है काम किसी भी आउटसाइडर के लिए। अगर ट्रांसफर होती रहेगी तो डेफिनेटली इस तरह का जो मैनिपुलेशन का जो रिस्क है वो कम रहेगा, है ना। वो सेटिंग करने वाला जो सिस्टम है ना, जो सेटिंग करने वाला सिस्टम है कि जी ये बंदा तो यहाँ पे 20 साल से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको कुछ पैसे दे दूंगा, ये मेरा लोन पास करा देगा, ये कर देगा। तो इस करके ये रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो सिबिल स्कोर है बोरोवर्स का, वो भी इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है बाय द बैंक कंसर्न एंड बाय द आरबीआई ऑफिशियल्स, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड जो है दे कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि टेक्नोलॉजी की भी अपने लिमिटेशंस रहती हैं, ठीक है। तो देखिए अब फाइनेंशियल फ्रॉड को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है उसको तो आप नहीं मेजर कर सकते यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो रादर देन हैविंग टू कंटिन्यूसली राइट ऑफ द बैड लोन्स, रादर देन कि यहाँ पे हम आइडिया दें कि बैड बैंक को सेटअप कर दिया जाए, ठीक है, या कोई और सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेट कर दी जाए, तो इसकी बहुत जरूरी है कि हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं। हम अपना जो लोन रिकवरी प्रोसेस है उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्पेशली इन द पोस्ट डिसबर्समेंट फेज, द पोस्ट डिसबर्समेंट फंड्स का जो फेज आता है। और अंत में बात करिएगी कि बैंकों को एक क्वार्टरली बेसिस में फ्रॉड रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करना बहुत जरूरी है। चलिए, सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, ये आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। रीडिंग द यूएन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, व्हाट आर द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न्स फॉर इंडिया, और सजेस्ट मेजर्स, तो यानी कि 2 पार्ट्स हैं, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, तो 150 वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स थे। बाकी दोस्तों जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, हमारे ऑफलाइन बैचेस जैसे कि आप जानते हैं 25 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, राइट। तो पहले हफ्ते में तो हम ओरिएंटेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में, आप चंडीगढ़ आना चाहते हैं, पंजाब में आप रहते हैं, ट्राई सिटी के आसपास कहीं रहते हैं, कहीं बाहर भी रहते हैं, तो आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड डेफिनेटली करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे कोर्सेज हैं, सोशियोलॉजी है, PSIR है, GS है। तो दोस्तों ये कोर्सेज हमारे चलते रहेंगे, ऑफलाइन बैचेस के कोर्सेज, उसकी प्राइस आपके सामने मेंशन है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, PSIR के लिए भी है, PSIR के लिए और सोशियोलॉजी दोनों के लिए, और GS के भी जो कोर्सेज आपके सामने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, PDF जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की चर्चा में इतना ही रहेगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।